मुझे नहीं पता तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, लेकिन हमारे कोकण के गांव में लोग पानी और भूत, इन दोनों चीज़ों के बारे में मजाक नहीं करते। पानी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बरसात में हर तरफ पानी ही पानी, और कभी गर्मियों में एक बूंद भी नहीं। और भूतों की बात वो तो बचपन से कहानियों में सुनते आए हैं। मेरा जन्म रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, घाटों से ज़्यादा दूर नहीं। चारों तरफ नारियल के पेड़, पेड़ों से चिपकती लाल मिट्टी, और रात को जब बिजली चली जाती तो इतना अंधेरा हो जाता कि अपने हाथ तक नजर नहीं आते। अगर तुमने कभी असली कोकण के गांव में रात बिताई हो तो समझ जाओगे। ना कोई स्ट्रीट लाइट, बस जुगनुओं की हल्की चमक या किसी घर की लालटेन की धुंधली रोशनी। बचपन से हमें एक ही बात बार बार समझाई जाती थी, रात को कुएं के पास मत जाना। मेरी आजी तो मुझे खूब डांटती अगर मैं सूरज ढलने के बाद कुएं के पास भटकता। वो हमेशा कहती, वहां मत घूमना, हाँ, मातर पानी पकड़ लेगी तुझे। तब मुझे ये मजाक ही लगता था। मतलब सोचो, कोई बूढ़ी औरत का भूत पानी मांग रहा है। हमें तो बच्चों को डराने की कहानी लगती थी, लेकिन ये कहानी हर किसी को पता थी। गांव का बच्चा बच्चा जानता था। कहते हैं पहले एक बूढ़ी विधवा औरत थी जो भयानक अकाल में पानी भरने गई और वहीं उसकी मौत हो गई। तब से उसका भूत कुओं और पानी के सोतों के पास भटकता है, हमेशा प्यासा, हमेशा गिड़गिड़ाता हुआ, पानी दिया, थोड़ा पानी दिया। बचपन में मुझे ये सब बकवास लगता था। लगा कि बच्चों को कुएं में गिरने से बचाने का डराने वाला तरीका है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कहानियों की गंभीरता बढ़ती गई। लोग हंसते नहीं थे। कई तो कुएं के पास नींबू मिर्ची बांध देते थे ताकि वो औरत पास ना आए। और हमेशा किसी न किसी के मामा या पड़ोसी की कहानी सुनने को मिलती। किसी ने रात में पानी मांगने आई औरत को मना किया और अगले दिन वो बीमार पड़ गया। मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया तब तक जब तक 2003 की गर्मियां नहीं आई। उसी साल सब कुछ बदल गया। 2003 का साल मेरे लिए सबसे सूखा साल था। मार्च तक ही गांव के तालाब सूखने लगे थे। मिट्टी ऐसे फट रही थी जैसे शीशा टूटकर बिखर गया हो। नारियल के पेड़ अब थके थके से लग रहे थे। गांव का मुख्य कुआं जो बरगद के पेड़ के पास था, मई तक लगभग खाली हो गया। लोग सुबह सुबह लाइन लगाकर बस एक लोटा पानी भर पाते। और जब गर्मी और बढ़ गई तो हम जैसे जवान लड़कों को और दूर भेजा जाने लगा, पुराने सुनसान कुओं या खेतों के बीच छिपी हुई धाराओं तक, ताकि जानवरों के लिए थोड़ा पानी मिल सके। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल के आसपास रही होगी। ताकत इतनी थी कि 2 भरे हुए मटके एक साथ उठा सकता था। तो मुझे रात को कई किलोमीटर चलकर पानी लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दिन के तपते सूरज में ये काम करना मुश्किल था। लेकिन उस गर्मी में अजीब चीजें होने लगी। गांव में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। ये सामान्य गर्मी का बुखार नहीं था, ये अचानक और अजीब था। कोई आदमी शाम तक बिल्कुल ठीक होता और आधी रात तक कांपने लगता, उल्टी सीधी बातें करता, अपनी ही चमड़ी नोचता जैसे उसके अंदर कुछ रेंग रहा हो। मुझे पहला मामला आज भी याद है। रघुनाथ काका, गांव के आखिरी सिरे वाले। एक रात वो अपने मवेशियों को देखने सूखी धार के पास गए थे। अगले दिन तेज बुखार, होठ फटे हुए और बार बार बड़बड़ाते। उसने मुझसे पानी मांगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहे थे, और हफ्ते भर के अंदर ही वो दुनिया छोड़ के चले गए। बुजुर्ग लोग बस इतना कहते, उसने मना कर दिया होगा, बेचारा। मैंने पूछा, किसने मना किया? तो सब मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं बच्चा हूं। बोले, और किसे? मातर पानी को। इसके बाद और भी कहानियां फैलने लगी।
पास के गांव का एक लड़का बोला कि वो रात को एक पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, पानी दिया। उसे लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसके शरीर पर अजीब लाल चकत्ते निकल आए, जैसे उस पर उबलता पानी गिर गया हो। उसके घर वाले कसम खाते रहे कि यह श्राप है। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब संयोग है। गर्मियों में बीमारियां जल्दी फैलती है। लेकिन मन के किसी कोने में मुझे आज ही की बात याद आई, रात को कुआं के पास मत जाना। फिर भी पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक रात माँ ने कहा, भैंस के लिए पानी ले आ, उस पुराने कुएं से, आम के बाग के पास वाला। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब मैं 2 पीतल के घड़े लेकर निकला। रास्ता बहुत शांत था, बस झिंगुरों की आवाज और कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की गूंज। और तभी मैंने पहली बार वो सुना, एक आवाज कुएं की दिशा से आती हुई, पानी दिया, थोड़ा पानी दिया। पहले तो मैं वही साम सा गया, फिर अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम है। मैंने ज़्यादा इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की। जल्दी जल्दी घड़े भरे, पानी छलक भी गया और बिना पीछे देखे घर की ओर भागा। लेकिन चलते चलते कान खुद ब खुद खींचते रहे, सुनने को तैयार। और हाँ, मैंने फिर सुना, इस बार धीमे से, जैसे मेरे पीछे हो, पानी दिया। उस रात पहली बार लगा शायद ये कहानियां बस कहानियां नहीं थी। उस रात के बाद मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की कि कुछ नहीं था। शायद मैं थका हुआ था, शायद दिमाग ने खेल खेला। लेकिन सच ये है, उस दिन के बाद मुझे रात को पानी भरने जाना भारी लगने लगा। लेकिन गांव में रहो तो डर की परवाह नहीं होती, काम तो करना ही पड़ता है। 1 हफ्ते बाद फिर से मुझे उसी आम के बाग वाले पुराने कुएं से पानी लाने भेजा गया। इस बार सोचा सूरज ढलने से पहले चला जाऊंगा, मगर किस्मत ही खराब थी। दिन भर इतना काम आ गया, भैंस कहीं भटक गई। बाबूजी को गौशाले की छत ठीक करानी थी। जब तक मटके उठाए रात के 11 बज चुके थे। उस कुएं तक जाने का रास्ता संकरा है, पैरों से घास रगड़ती रहती है। एक तरफ आम के पेड़ों की कतार, दूसरी तरफ लाल मिट्टी ढलान में नीचे अंधेरे में खो जाती है। आसपास कोई घर नहीं, बस झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट। कुएं पर पहुंचा तो कुछ अजीब लगा। कुएं के किनारे वाले पत्थर गीले थे, जैसे किसी ने अभी पानी गिराया हो। मैंने पहला मटका कुएं में डाला, तभी फिर वही आवाज सुनाई दी, पानी दिया, थोड़ा पानी दिया। इस बार साफ, बहुत साफ। ये मेरा वहम नहीं था। आवाज पीछे से आई थी, धीमी, फटी हुई, जैसे कोई बूढ़ी औरत जो कई दिनों से पानी ना पी पाई हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन तो नहीं था, लेकिन शरीर ने धोखा दे दिया। धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पहले तो लगा सचमुच कोई बुजुर्ग औरत है गांव की। आम के पेड़ के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, झुकी हुई पीठ, सिर ढका हुआ, हाथ में पीतल का घड़ा, लेकिन टूटा हुआ, बीच में लंबी दरार। उस दरार से पानी टपक रहा था, जबकि आसपास कहीं पानी था ही नहीं। मैंने लगभग पूछ ही लिया, कौन हो? लेकिन अगले ही पल कुछ गलत लगा, बहुत गलत। उसकी साड़ी सिर्फ गीली नहीं थी, टपक रही थी, जैसे वो अभी अभी कुएं से बाहर निकली हो। पैरों के नीचे जमीन भी भीग चुकी थी। और जब उसने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा, मैं डर के मारे सुन पड़ गया। उसकी आंखें नहीं थी, गहरे काले खोखले गड्ढे थे, जिनके अंदर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी खाली शीशी में जुगनू बंद कर दिए हो।
उसकी त्वचा ढीली और धूसर, ऐसे सिकड़ी हुई जैसे धूप में सूखी हुई मछली। और वो आवाज फिर आई, पानी ध्या, थोड़ा पानी ध्या। उसी पल मुझे बुजुर्गों की चेतावनी याद आई, अगर कभी उसकी आवाज सुनो तो मना मत करना, बात मत करना, बस पानी डाल देना और चुपचाप निकल जाना। कांपते हाथों से मैंने लोटा उठाया, भरे हुए मटके से थोड़ा पानी लिया और चुपचाप कुएं के पास जमीन पर डाल दिया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, एक शब्द तक नहीं बोला। फिर दूसरा मटका खींचने की हिम्मत तक नहीं हुई। जो भरा हुआ था वही उठाया और चल पड़ा। पैरों में जैसे पत्थर बन गए हो, हर कदम भारी, जैसे कोई पीछे खींच रहा हो। आधे रास्ते पर पहुंचकर खुद को रोक नहीं पाया। हल्का सा पलट कर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब पेड़ के पास नहीं, कुएं के किनारे खड़ी थी, चेहरा ऊपर उठाए हुए, खोखली आंखें सीधे मेरी तरफ गड़ी हुई। उसके टूटे घड़े से अब भी पानी टपक रहा था, एक एक बूंद। वो नज़ारा आज तक आंखों से नहीं गया। मैं तेज चलने लगा, फिर भागा। तब तक नहीं रुका जब तक घर की लालटेन की रोशनी नजर नहीं आई। सीना जल रहा था, हाथ कांप रहे थे। घड़ा हाथ से गिरते गिरते बचा। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, शायद पानी डालकर मैंने सही काम किया, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। उस रात भले ही मैं घर लौट आया था, चार दीवारी के अंदर, सुरक्षित, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करता वही चेहरा दिखता, झुकी हुई काया, भीगी हुई साड़ी और खोखली चमकती आंखें। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना माँ को ना बाबूजी को। आखिर कहता भी तो क्या कि कुएं के पास भूत देखा। वो या तो मजाक समझते या फिर डर के मारे हड़कंप मच जाता, इसलिए चुप ही रहा। लेकिन अगले दिन सुबह से ही शरीर अजीब लगने लगा। चाहे कितना भी पानी पी लो, गला सूखा ही रहता। सिर चल रहा था जैसे आग लगी हो, और शाम होते होते बुखार ने पकड़ लिया। वो बुखार अचानक आया, जैसे बिजली गिर गई हो। ऊपर से त्वचा जल रही थी और अंदर से इतना कांप रहा था कि दांत आपस में बज रहे थे। खाट पर करवटें बदलते बदलते बकवास करता रहा। माँ माथे पर गीला कपड़ा रखती, लेकिन वो पलक झपकते ही सूख जाता। और सपने, भगवान कसम, वो सपने ही मौत जैसे थे। बार बार वही करारी कर्कश आवाज मेरे दिमाग में गूंजती, पानी ध्या, पानी ध्या। कभी सपने में खुद को फिर उसी कुएं के पास खड़ा पाता। जितना भागने की कोशिश करता, पैर हिलते ही नहीं। और फिर गहरे अंधेरे पानी से वही औरत निकलती, भीगी साड़ी, झुर्रीदार चेहरा और टूटा हुआ घड़ा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई, जब तक मेरे बिल्कुल पास ना आ जाए। फिर वो मुंह खोलती और खोलती ही जाती, जब तक पूरा चेहरा एक काला गड्ढा ना बन जाए, सब कुछ निकल जाने वाला। मैं झटके से उठ जाता, हाफते हुए, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन जागते हुए भी कभी कभी कानों को लगता जैसे कहीं पास ही पानी टपक रहा हो। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। तब घर वालों को समझ आया कि ये आम बुखार नहीं है। माँ की आंखें रोते रोते सूज गई थी। बाबूजी भी डरे हुए थे, भले ही उन्होंने मुंह से कुछ न कहा हो। आखिरकार चाचा बोले, ये बीमारी नहीं है, ये उसकी छाया है। उसी शाम गांव के भगत को बुलाया गया। वो नीम की टहनियों का गट्ठर और पीतल की थाली लेकर आया। मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस एक नज़र देखा और सिर हिला दिया। फिर सीधा दरवाजे पर जाकर नींबू मिर्च बांध दी। वो मंत्र पढ़ने लगा। नीम की पत्तियां मेरी सिर के चारों ओर घुमाता और पीतल की थाली में थूकता। उस वक्त मैं आधा बेहोश था, कभी होश में तो कभी बेहोशी में। लेकिन कसम खाकर कहता हूँ, जैसे ही उसने जप शुरू किया,
मुझे खिड़की के बाहर से हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे पत्थर पर पानी टपक रहा हो। उस रात के बाद बुखार उतर गया, धीरे धीरे ताकत वापस आने लगी, आवाजें भी कम होती गई, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। आज भी 20 साल बाद मैं रात को उस आम के बाग से कहीं नहीं गुजर पाता, और अगर जाना भी पड़े तो तेज तेज कदमों से निकल जाता हूँ। कभी कुएं की तरफ नहीं देखता, क्योंकि कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी अब भी सुनाई देता है, धीमा कर्कश जैसे पत्तों की सरसराहट। पानी ध्या, थोड़ पानी ध्या। और मैंने कसम खा ली है, सूरज ढलने के बाद कभी खाली घड़ा लेकर नहीं निकलूंगा, क्योंकि कोकण में कहते हैं, अगर मातार पानी मांगे और तुम्हारा बर्तन सूखा हो तो वो सीधे तुम्हें ही पी लेती है।